नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित एक सीरीज़ तैयार की हुई है। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो पहले जो आज मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगी उससे पहले के वीडियो ज़रूर देखें और तभी आपकी समझ में आएगा और तभी आप आगे बढ़े। तो मैंने शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति से संबंधित जो चैप्टर था उसको अच्छे से आपको समझाया और पढ़ाया। अब उसके बाद मैंने अभ्यास प्रश्नावली, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नावली यानी टेस्ट पेपर तैयार किए हुए हैं। कल मैंने एक टेस्ट पेपर तैयार किया था, तो वो क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहे थे, पर मैंने बोल करके आपको बताया हुआ है। वो शायद थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो आज इस बात का ध्यान रखेंगे। आज दूसरा है अभ्यास प्रश्नावली, क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर कह लो आप। उसको मैं आपको क्वेश्चनों को समझा कर बताऊँगी, तो आप कॉपी और पेन ले लें और इसी प्रकार आप नोट करते रहें। तो आगे भी ये क्वेश्चन आपको आगामी एग्जामों में ज़रूर मदद करेंगे। आप नोट करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की जो समस्याएं हैं, शिक्षण यानी पढ़ाते समय, जो टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय जो समस्याएं आती हैं, पहले हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो शिक्षण करते समय जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनको हल करने का, उन समस्याओं को दूर करने का दायित्व किसका है? पहला है प्रधानाचार्य का, बी है शिक्षाविदों का, सी है सरकार का, या डी है शिक्षकों का। तो किसका होना चाहिए? प्रधानाचार्य का होना चाहिए या शिक्षाविदों का होना चाहिए? प्रधानाचार्य कैसे? शिक्षण की, अब आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शिक्षण जो पढ़ाने का काम है वो तो शिक्षक करेगा। तो उस पढ़ाने के टाइम पे जो समस्याएं आएंगी, यानी मतलब कि कई बार जैसे बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है आपका पढ़ाया, तो क्यों नहीं आ रहा है, पहले हम उस कारण को जानेंगे, फिर हम उसका अच्छे से निवारण करेंगे। या जो कक्ष है उसमें रोशनी नहीं आ रही है, तो कैसे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, या और कई समस्याएं बीच में आ सकती हैं, तो उनको दूर करने के लिए तो प्रधानाचार्य क्या करेंगे? कुछ भी। शिक्षाविदों का भी नहीं है। सरकार का शिक्षाविद क्या करेगी आपके शिक्षण कार्य में? तो इसका हो जाएगा कि किसका दायित्व है? शिक्षकों का। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस टाइम उन्हीं का दायित्व बनता है कि उन समस्याओं को दूर करें। अगर ऐसी अपने स्तर से हल होने वाली समस्याएं हैं तो अपने स्तर पर हल करें। जैसे विद्यार्थियों की कोई समस्या है तो उसको अपने स्तर पर हल करें, या उससे नहीं होती, कक्ष में बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो इससे आप प्रधानाचार्य से बात कर सकते हैं। ये स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो आगे, ये शिक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित है तो आगे बात कर सकते हो। तो मुख्य क्या है कि शिक्षकों का ही दायित्व है कि उस समस्या को कैसे हल किया जाए, उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो हो। शिक्षा जो आप पढ़ा रहे हो, जो शिक्षा आप विद्यार्थियों को दे रहे हो, जो शिक्षा दे रहे हो, वो तभी सार्थक है जब क्या होगा? जब वो शिक्षा कैसी होगी? पाठ्यक्रम केंद्रित हो। वो पाठ्यक्रम को केंद्र में रखा जाए कि हम इस पाठ्यक्रम के हिसाब से इतना हमने सिलेबस पूरा करना है और उसके क्वेश्चन पूछने हैं, यानी उसकी परीक्षा लेनी है। परीक्षा में बच्चा पास हो गया और बात खत्म। पाठ्यक्रम केंद्रित हो गया। छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, समाज को केंद्र में रख करके शिक्षा हो कि समाज में आज इसकी क्या जरूरत है, क्या कैसे बच्चे होने चाहिए, सामाजिक होने चाहिए, ये मुख्य बात है। या रोजगार केंद्रित हो कि शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन आज की दृष्टि में, अगर आधुनिक दृष्टि में देखा जाए तो मुख्य तो यही है कि रोजगार केंद्रित होनी चाहिए, भाई बच्चे को कुछ न कुछ रोजगार मिले इससे। लेकिन इसका आंसर होगा छात्र केंद्रित हो कि छात्र का, इसका आंसर क्या होगा? छात्र केंद्रित। जब छात्र केंद्रित जो शिक्षा होगी, छात्र को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाएगी कि इसका सर्वांगीण विकास हो, इसका मतलब हर तरह से मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से जब इसका विकास होगा छात्र का, तो रोजगार तो अपने आप ही उसमें ढूंढ लेगा और समाज में भी खुद समायोजित हो जाएगा। तो इसलिए मुख्य शिक्षा होनी चाहिए छात्र केंद्रित। तभी सार्थक है शिक्षा, तभी सार्थक है जब वो छात्र केंद्रित, वो छात्र की इच्छाओं, अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके उसको दी जाए। तो अगला है, शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है?
मतलब जो शिक्षण है वो अध्यापन शिक्षण है क्या, एक कला है। एक कला है जो शिक्षक के पास ही वो कला होती है कि वो शिक्षण कार्य कर सके। एक कौशल है, एक कौशल है क्या है, एक तपस्या है या एक क्रिया मात्र है, एक कार्य कर रहा है ऐसे अपने व्यवसाय में जो उसको काम मिला वो काम को पूरा करता है शिक्षक नहीं, एक कौशल है। शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, कौशल है। अब ऐसे कई बार क्या होता है कि शिक्षक तो बन जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति वो शिक्षक तो बन गया, लेकिन वो कौशल उसको नहीं आता है कि बच्चों के सामने मतलब कुछ भी चीज़ को कैसे प्रस्तुत कर किया जाए, मतलब कैसे पढ़ाए कि बच्चे उसकी बात को समझें सुने और जो उसका मुख्य उद्देश्य है उस चीज़ को आत्मसात करें, उसको समझें अच्छे से और उनको व्यवहार उसको आत्मसात करें या आगे उसको व्यवहार में लाएं। तो ये करने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक के पास इससे एक कौशल होना चाहिए। तो ये मुख्य क्या है, शिक्षण क्या है, कौशल है। आंसर हो जाएगा कौशल। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, जीवन में हम सफल तभी होंगे जब हमारे पास क्या होगा, मतलब जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब हम कई एग्जामों की तैयारियां करते हैं, कई एग्जाम देते हैं, सब कुछ करने के बाद भी असफल रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो हम कहते हैं अपने भाग्य को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए हम असफल हुए। जो भाग्य का अनुकूल न होना वही बात होगी कि भाग्य हमारे साथ नहीं था इसलिए हम असफल हुए। अवसर प्राप्त करने की क्षमता का अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, कि भाग्य का अनुकूल होना मतलब क्या होना चाहिए कि भाग्य सफलता तभी मिलेगी जब भाग्य हमारे साथ होगा, ये जरूरी है कि भाग्य तो है। दूसरा है अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, कि अवसर मिले हमें भी, मतलब जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके हमें अवसर मिले। जैसे कोई खिलाड़ी बनना चाहता है लेकिन उसको उस स्तर का अवसर नहीं मिल पाता तो वो बोलते हुए भाग्य में साथ नहीं दिया या मुझे मौका ही नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला, कुछ भी काम करने के लिए मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए हम उससे रह गए। तीसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना या उपरोक्त सभी। तो इसमें मेन होगा भाग्य तो अनुकूल होना ही चाहिए, भाग्य परिश्रम भाग्य से आगे आता है। अगर आप परिश्रम करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। सी क्या है, प्रतिकूल जैसी भी परिस्थितियां हो, बहाने नहीं कि भाई आज ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या मेरी ये वजह थी या मेरे पास पैसों की कमी थी या कुछ भी बहाने नहीं, बिना बहानों के कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को उसमें ढाल लेना, जैसी भी परिस्थिति बने अपने आप को उसमें ढाल करके परिश्रम से न भागना, मेहनत से न भागना। कि हम मेहनत नहीं कर पाए, भाई परीक्षा के दौरान क्या होगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी कमरे में और हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हो गया, तब पेपर ठीक नहीं हुआ या कोई और अन्य वजह हो या हमारा कोई बीमार था या कोई वजह थी, कुछ भी वजह हो, लेकिन हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। लक्ष्य केंद्रित होंगे और उतना परिश्रम से न भागना, यही क्या है जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो तो हमें अपने परिश्रम से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक योग्य है कि नहीं है, उसका आचरण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? प्रधानाचार्य करते हैं या विशेषज्ञ जो जांच परख करने वाले होते हैं वो करते हैं, या छात्र करते हैं, या समाज में संभ्रांत लोग करते हैं, वो या तो जिस समाज में आप रहते हैं वो करते हैं, या संभ्रांत जो पढ़े लिखे मतलब जो सब विशिष्ट लोग हैं वो करते हैं। कौन करते हैं? तो शिक्षक जो पढ़ा रहा है, शिक्षक उसका चाल चलन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका हाव भाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और उसमें क्या योग्यता है, उसमें उसकी योग्यता कितनी है, तो इसका सबका आंकलन कौन करता है? ना तो प्रधानाचार्य कर सकते हैं इतने अच्छे से, ना विशेषज्ञ कर सकते हैं, कौन कर सकता है? छात्र कर सकते हैं। उसके छात्र जिनके पास हो, जिनके सामने वो हर बार जाते हैं, जा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई से पता चल जाएगा कि बच्चों की समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो बच्चे समझ जाते हैं कि इस शिक्षक को कितना ज्ञान, कितना नॉलेज है। अगला है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा देने का मात्र उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, नौकरी रोजगार परक, साक्षर होना या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना। तो कई बार ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन आपको सही लगते हैं पर हमको सटीक ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है? तो रोजगार परक तो होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक तो होना ही चाहिए। आजकल तो बिना रोजगार के तो कुछ है ही नहीं।
दूसरा है साक्षर होना भी ज़रूरी है। आप शिक्षा का मूल उद्देश्य ये साक्षर, अब जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी पढ़ा रहे हैं, तो वो साक्षर होना भी ज़रूरी है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास भी ज़रूरी है, लेकिन मूल उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण। अब सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ गया। सर्वांगीण विकास में क्या आ गया, उसका हर प्रकार से विकास करना, मतलब हर पक्ष का विकास करना। तो वो अपने आप ही रोजगार परक भी हो जाएगा, उसके मानसिक योग्यता का विकास भी हो जाएगा, वो साक्षर भी हो जाएगा। तो तीनों को मिला करके बन गया कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। मतलब जितने चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता, पहले क्वेश्चन को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, तो क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आएगा। एक ही कक्षा में, जो एक ही क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो उनकी उपलब्धि होती है, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई मीडियम होते हैं, कोई लो होते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं कि फेल हो जाते हैं। तो उनकी उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है, मतलब ये सभी है जितने यहाँ पे दिए हुए हैं, सिवाय एक नहीं है। तो उनकी उपलब्धि जो होती है वो कितना सीख पाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा, क्लास में तो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। तो कई बच्चे ये होते हैं कुछ सीख ही नहीं पाते हैं, कई थोड़ा मीडियम होते हैं, कोई तो जो सिखा रहे हैं हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? अध्यापकों के शिक्षण में कमी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों में श्रम, कई बच्चे होते हैं परिश्रम करने में लगे रहेंगे, वो पढ़ने में, अगर कई बच्चे रट्टा मारने में सारे दिन पढ़ते ही रहेंगे, सारे दिन पढ़ते ही रहेंगे। कई बच्चे ये हैं समझते जल्दी हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, टीचर ने जो समझाया उसको जल्दी समझ लेते हैं। कई बच्चे परिश्रमी होते हैं और एकाग्र मन से लगे होते हैं पढ़ने में। जन्मजात योग्यता का अलग होना, कई बच्चे जन्मजात, मतलब जन्मजात ही क्या होते हैं, कई बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं, कई पढ़ने लिखने में हर कार्य में टैलेंट होते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं धीरे धीरे कम उससे सीखते हैं। परिवेश की भिन्नता, मतलब वो अनुवांशिक तौर पर भी होता है कई बारी। तो कोई बच्चे बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंट जिनको हम बोलेंगे, जिनमें विशेष योग्यता होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई परिवेश की भिन्नता, कई ऐसे परिवेश से आते हैं, अच्छे घरों के, मतलब आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो अच्छे होते हैं। कई ऐसे परिवेश से जो बच्चे आते हैं तो वो थोड़ा अच्छा सीखते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छे आर्थिक परिवेश से आने वाले बच्चों में ही वो गुण हो, कई बार तो गरीब से गरीब बच्चा ही अच्छे टेस्टों में फर्स्ट आ जाता है। पर ज़्यादातर जो आर्थिक परिवेश से, सामाजिक परिवेश से या ऊंचे स्तर से बच्चे आते हैं तो उनका रहन सहन अच्छा होता है, तो वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं। और इसीलिए परिवेश की उनकी क्या हो जाती है भिन्नता, मतलब अलग अलग परिवेश से जो बच्चे आते हैं। तो ये भी सही है। तो केवल एक कारण, सिवाय एक कारण इसमें नहीं है, तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी। अगर अध्यापकों के शिक्षण में कमी होती तो जो बच्चे जल्दी सीख रहे हैं वो कैसे सीखते, वो भी सीखते हैं, जो मीडियम सीख रहे हैं वो कैसे सीखते। तो 2-4 ही बच्चे फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यापक की शिक्षा में कोई कमी थी। वो कमी होती है कि बच्चों में श्रम और एकाग्रता के भिन्न होना। कई बच्चे परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, एक अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या जन्मजात योग्यता, वो जन्मजाति थोड़ा कोई कमजोरी होते हैं, या उनके परिवेश ऐसा नहीं होता है। तो ये तीनों कारण तो सही हैं, पर ये कारण है इसमें गलत होते हैं। जब कोई अच्छा विद्यार्थी कम अंक लेकर आता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? अब कई बड़ी होता है बच्चों, दोस्तों, कि अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी भी उसके किसी सब्जेक्ट में कम अंक आ जाते हैं। होता है कई बारी, भाई उसके जो उसने पढ़ा वो पेपरों में नहीं आया, या कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन कम अंक आ जाते हैं। तब एक अच्छा अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसे मनोवैज्ञानिक उपचार देंगे। तो वो जो बच्चा कमजोर है उसके कम अंक आए तो वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी या अपने को ऐसा महसूस नहीं करता। लेकिन जो टैलेंट बच्चा होता है, जैसे फर्स्ट बच्चा है और उसको पीछे क्लास में बहुत पीछे चला गया, उसके बहुत कम अंक आए, तो वो तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे में एक टीचर होने के नाते आप कक्षा में शर्म महसूस कराएंगे कि भाई उनकी सेम करो, सेम हो जाओ, फिर ये ऐसे की, फिर ऐसे करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, और कई बार बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं। तो उसे कठिन परिश्रम करने को, या ये कहेंगे कि आगे से कोई बात नहीं बच्चों, के आगे बहुत अच्छी मेहनत करना और अच्छे से अंक ले आना, या दंडित करोगे या दंड दोगे, ये भी गलत है। तो मेन है इसमें आंसर हो जाएगा, उसे मनोवैज्ञानिक उपचार देंगे, यानी उसे इस तरीके से सिखाएंगे कि वो
ना तो शर्म महसूस करे, ना अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो। वो उसको ऐसे मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे कि उसे ऐसा न लगना चाहिए, हाँ गलती तो हुई है पर कोई बात नहीं, मैं इसमें सुधार करूँगा। ऐसा कभी कभार हो जाता है तो बच्चे को हीन भावना से ग्रसित बच्चा न हो, ऐसा हम उसे मनोवैज्ञानिक उपचार देंगे। अगला है प्रभावी शिक्षण क्या है। प्रभावी शिक्षण है शिक्षक का संतोष। प्रभावी शिक्षण की शिक्षक संतोष हो, हाँ मैंने पढ़ा लिया बहुत अच्छा हुआ। या शिक्षक की ईमानदारी व प्रतिबद्धता, शिक्षक ईमानदार हो और अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध हो। या शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। या व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। या व्यवसाय की श्रेष्ठता मतलब जो व्यवसाय मैंने चुना है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा शिक्षक प्रभावी शिक्षण है। या शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना व समझाना, तो ये हो जाएगा शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना व समझाना, उनको पढ़ाना अच्छे से और वो उसको ऐसे समझाना ताकि सारी बच्चों की समझ में आ जाए, वही एक प्रभावी शिक्षण है। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वो एक अध्यापक तभी सफल हो सकता है जब वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे, छात्रों को विषय ज्ञान देता है, बेहतर नागरिक बनने में मदद करे कि अच्छे भविष्य में वो अच्छे नागरिक बने, ऐसी मतलब ऐसे करने में उनको मदद करे। या छात्रों को विषय का ज्ञान दे, जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उसका अच्छे से ज्ञान दें। या छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करें कि ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे क्लास में पास हो जाएं, सारे बच्चे पास हो जाएं, कि ऐसा पढ़ाएं तभी इस सफल अध्यापक है। या चौथा भी हो जाएगा विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करें। तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये तो सारे सही हैं, सही तो सारे ही होते हैं। छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करें, लेकिन वो तो जरूरी है। अगला है छात्रों को विषय का ज्ञान देता रहे, विषय ज्ञान भी देना ये भी जरूरी है। छात्रों को उत्तीर्ण होने के, अब जो पढ़ा रहे हैं उत्तीर्ण तो तभी होंगे जब उनकी समझ में आएगा, तो ऐसा भी पढ़ाना जरूरी है। लेकिन मेन जो इसमें आंसर आएगा, जो मुख्य पॉइंट होगा वो है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करें। जो आप पढ़ा रहे हैं जो विषय वस्तु है उसको इस ढंग से पेश करें, सुव्यवस्थित क्रम में पेश करें, ताकि सारे बच्चों की समझ में अच्छे से आ जाए। और सारे मतलब किस ढंग से कि पहले कैसे हम कक्षा में जाएं, क्लास में जाएं, तो शुरुआत कहाँ से करें, बीच में अंतःक्रिया कैसी करें, लास्ट में उसका मतलब जब क्लास खत्म समाप्त हो तो उस टाइम क्वेश्चन आंसर गृह कार्य किस प्रकार से एक सुव्यवस्थित तरीके से पहले उसकी योजना बना लें और फिर उस ढंग से उसको बच्चों के सामने पेश करें। तो यही एक सबसे अच्छा एक सफल अध्यापक वही कर। अगला है 11वां है अध्यापक का सर्वाधिक अनिवार्य गुण क्या है। सबसे अनिवार्य गुण अध्यापक का क्या होना चाहिए, क्या अनिवार्य गुण है। तो दोस्तों ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अध्यापक का सर्वाधिक अनिवार्य गुण कौन सा है। तो ऑप्शन में आपने अनिवार्य गुण, अब आप सोचोगे कि उसको विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, यही अनिवार्य गुण है। लेकिन अगर ऑप्शन में वो ना दिया गया हो और 4 ऑप्शनों में, तो आपको जो 4 ऑप्शनों में जो सही सबसे सही है उसको लिखना है, कि न कि आप कि हमने रट्टा मारा हुआ था कि विषय विशेषज्ञ होना चाहिए और इसमें तो दिया ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, जो ऑप्शन में है उसी में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो एक है विद्वान होना चाहिए, विद्वान तो होना ही चाहिए, अच्छी वेशभूषा ये भी होना चाहिए, संयम और धैर्य ये भी, और अच्छा स्वास्थ्य। तो इन चारों में अध्यापक का सर्वाधिक अनिवार्य, सबसे अनिवार्य, ये सभी अनिवार्य हैं, सभी गुण होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अनिवार्य इन चारों में कौन लग रहा है, तो चारों में अनिवार्य हो जाएगा आपका संयम व धैर्य। उसमें विद्वान तो होना ही चाहिए, अच्छी वेशभूषा भी होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी एक अध्यापक का, लेकिन संयम व धैर्य अध्यापक में होना चाहिए। लोकप्रिय अध्यापक वो है, सबसे लोकप्रिय अध्यापक मतलब बच्चों का सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो छात्रों को अच्छे अंक दे। अब छात्र तो कई होते हैं कि हाँ ये तो अच्छे, हम कुछ लिखें ना लिखें, ये अच्छे से अंक हमें दे, तो वो छात्रों के अच्छे टीचर तो छात्रों की दृष्टि में तो कई बार हो भी जाते हैं, पर होते नहीं हैं। दोस्ती रखें, छात्रों से दोस्ताना व्यवहार करें, हंसी मजाक करें, ये हुआ। छात्रों को ट्यूशन पढ़ाएं, छात्रों को स्कूल में भी पढ़ाएं और घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, ये भी इतना अच्छा नहीं है ऑप्शन में। चौथा है छात्रों की समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। वो अध्यापक ही सबसे अच्छे लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों की हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आते हैं और उनके समाधान में सहायक होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, निराकरण करते हैं। चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या बच्चों को अन्य कोई भी परेशानी स्कूल में हो, तो वो एक विश्वसनीय टीचर के पास जाते हैं और उसी टीचर के पास जाते हैं, उसी शिक्षक के पास जाते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो वही क्या होता है, एक लोकप्रिय अध्यापक होता है। अगला है प्रभावी कक्षा कक्ष का वातावरण का मूल तत्व है। प्रभावी कक्षा कक्ष
का वातावरण का मूल तत्व है। मूल तत्व क्या है कि एक कक्षा प्रभावी हो, मतलब प्रभावी हो। शिक्षण सामग्री की विविधता, अनेक शिक्षण सामग्रियाँ हमने पढ़ाने से संबंधित जितनी भी सामग्री होगी वो इकट्ठी करके हमने क्लास में रखी है, ये जरूरी है। संपूर्ण शांति, क्लास में शांति बनी रहे, जैसे टीचर अंदर आए और सुनसान क्लास, ये जरूरी है। ये कठोर अनुशासन, टीचर ने ऐसा अनुशासन बना रखा है कि जो क्लास में पत्ता भी नहीं दे, ऐसा जरूरी है। या ये जरूरी है कि शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतर्क्रिया होती रही। सजीव का मतलब होता है कि सजीव कक्षा बनी रही, मतलब बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब जो समस्याएं उन्हें पूछ सकते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछ रहे हैं। ये होती है एक सजीव अंतर्क्रिया। तो प्रभावी कक्षा कक्ष ऐसा हो कि जिसमें एक सजीव अंतर्क्रिया होती रहे। तो शिक्षण सामग्री तो होनी ही चाहिए, शांति भी चलो बनी रहे, अनुशासन भी होना ही चाहिए, लेकिन मुख्य है कि सजीव अंतर्क्रिया शिक्षक और छात्रों के मध्य होती रहे। यही क्या है, प्रभावी कक्षा कक्ष का वातावरण ऐसा होना चाहिए। मूल तत्व यही है। चलो दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो मेरी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टेस्ट पेपर और लेके आएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। एक हिंदी की क्लास होगी और एक उसके बाद शिक्षण और उससे संबंधित दूसरी क्लास, दूसरा चैप्टर हम उसका पढ़ाएंगे।